कि एग्जाम में हम लोग कैसे प्रिपेयर करके जाए कि बहुत अच्छा नंबर लेके हम लोग आए। ठीक, बड़े ध्यान से देखना सारे चीज़ों को, और साथ में नोटबुक रखो, क्योंकि सारे पॉइंट नोट करते जाओगे। स्लाइड में मैंने बहुत कम चीज़ लिखा हुआ है, तो ऐसा मत सोचना कि बाद में स्लाइड ले लेंगे सर का और स्लाइड से देख लेंगे करके। बहुत सारा चीज़ जो है वर्बली बताऊंगा, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात यह आती है कि क्या सच में एग्जाम में लिखने का तरीका मैटर करता है। इससे पहले अगर देखा जाए 2 साल तक क्या हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। किसके कारण? कोरोना के कारण। सबने घर बैठ के लिखा, किसी ने गलत आंसर लिखा क्या? सबने देख के लिखा, जैसा बुक में दिया था सेम टू सेम लिखा। लेकिन क्या सबके नंबर सेम आए? क्या सबके नंबर अलग अलग आए? तो वहां पे क्या चीज अलग था? आंसर तो वही था, वही बुक था, वही कॉपी, वही पेन था। अलग क्या था सबका? लिखने का। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि लिखने का तरीका भी मैटर करता है। आप लोग जितना पीछे में हंसी मजाक कर रहे हैं ना, 1 घंटे बात कर लेना आराम से, ठीक है। अभी थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर लो अपने लाइफ में। ओके, किसी भी एग्जाम, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि आपको उसको क्रैक करना है, उसमें अच्छे नंबर लाना है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को कौन चेक करेगा, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों? अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता केवल, तो उसका केवल एक ही तरीका होगा जांचने का कि जो सही ऑप्शन है उसमें आपको सही सही नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है रिटन एग्जाम की, तब एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, आपके आंसर शीट में क्या खोज रहा है, वो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। उसके साइकोलॉजी कैसी है, कैसे वो पेपर चेक करता है, उसको पहले समझना पड़ेगा आपको। तभी आप उसको जो है एक सही आंसर दे पाओगे, जैसा वो चाह रहा है वैसे दे पाओगे। जैसे आपका पेपर चेक होने के लिए गया, तो जनरली 2 टाइप से वो पेपर चेक होता है। पहला, जब कोई अच्छा इंसान चेक करेगा तो बढ़िया से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के देखेगा, सही आंसर है तो उसमें नंबर देगा, गलत आंसर है तो उसमें काटेंगे। लेकिन जनरली बहुत सारा पेपर होता है और टाइम कम मिलता है चेक करने के लिए, तो क्या करते हैं, इतना एक एक लाइन पढ़ने का समय नहीं रहता है किसी भी एग्जामिनर के पास में। तब दूसरा तरीका क्या हो जाता है चेक करने का, कि ऊपर ऊपर से देखो। जब हैबिट हो जाता है एग्जाम पेपर चेक करने का, ऊपर ऊपर से देखने पे क्या पता चलने लगता है कि आंसर सही है कि गलत है करके। अब केस कहां से कहां आ गया, देखो पहले ये देखा जा रहा था कि सही है कि नहीं, अब ऊपर ऊपर से देखा जा रहा है। मे बी वो पॉइंट को देख रहा होगा कि आपने पॉइंट सही सही लिखे हैं कि नहीं, मे बी वो आंसर को देख रहा होगा, या इतना भी जल्दीबाजी हो सकता है कि वो पेज भी गिन सके कि इस आंसर के लिए जो है कितना पेज लिखा गया है। क्योंकि आपका जो बॉटनी जूलॉजी का एग्जाम होता है उसमें 5-10 नंबर का जब परीक्षा होता है, तब सारे पॉइंट गिनने में भी बहुत समय लग जाता है, ठीक है, और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है चेक करने का। तो उस समय क्या होता है कई बार कि हमें पेज भी गिनना पड़ जाता है कि कितना पेज लिखा गया है करके। तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए, चाहे वो अच्छे से पढ़ के चेक करे या सिर्फ देख देख के चेक करे, दोनों सिचुएशन के लिए हमें आंसर शीट ऐसा दिखना चाहिए कि वो देख के उसको समझ में आए कि वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, जो वो चाह रहा है उसको दिख रहा है कि नहीं, जो चीज वो आंसर में खोज रहा है उसको दिख रहा है कि नहीं। आपका आंसर शीट बिल्कुल उसको ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो खोज रहा था। तभी जो है वो इंटरेस्ट लेगा आपका आंसर शीट चेक करने में और आपको नंबर देने में। आपका आंसर शीट देखते ही उसको जो है उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि इसको मैं कहाँ पे नंबर दूं, ना कि ये इसका नंबर मैं कहाँ कहाँ काट दूं। ठीक है, काटने के बारे में जहां पे सोचा कि कहाँ कहाँ काटना है करके, तो पूरा काट के रख देगा आपका आंसर शीट। और देने के बारे में सोचा, ठीक है, तो अगर आपका जो लिखने का तरीका है उसको पसंद आ गया, तो अब भले आपका आंसर थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहे तो उसमें आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। जनरली हम लोग एक कोटेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो कोई भी एग्जामिनर जब पेपर चेक करना स्टार्ट करता है तो पहले एक बार क्या करेगा, पेज पलट के देखेगा जरूर, ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा कि बच्चा कैसे लिखा है, और कैसा लिखा है उसको जानने के लिए क्या करेगा, वो पेज पलट के देखेगा।
पेज पलट रहा है मतलब वो क्या है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। वो एग्जामिनर ने अभी तक आपका सीट पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, वो बस आपका क्या कर रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन देख रहा है। और वहीं पे आपने गलती कर दी, कहीं का कहीं लिख दिया, बहुत ज़्यादा काट छाट कर दिया, स्पेस छोड़ के रखे हो आप लोग। आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारे चीज़ों को, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है सचिन और लिखने का तरीका समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो एग्जामिनर कौन सा सचिन समझ लेगा, वो कोंटे वाला सचिन को, ठीक है, लप्पू सा सचिन को। लेकिन यदि आपका लिखने का तरीका ऐसा रहा कि सचिन लिखा आपने, तो कौन सा सचिन को समझा, तेंदुलकर के बारे में, तब तो समझो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, बहुत बढ़िया है। और जहां पे फर्स्ट इंप्रेशन आपका आंसर शीट का अच्छा पड़ गया, तो समझ जो आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। और आपने बिल्कुल सही भी लिखा हो और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं गया, समझ जाओ कि नंबर कटने वाला है। अब देखो ये सब बातें कहाँ से आ रही है, एक्सपीरियंस से, ठीक है। मैंने भी बीएससी किया है, भर भर के आंसर मैं भी लिख के आया हूँ। कई बार कम नंबर मिलता था, कई बार ज़्यादा नंबर मिलता था। हर बार सवाल क्या रहता था कि भैया मैं तो पूरा सही बना के आया हूँ, फिर क्यों कम नंबर, क्यों कम ज़्यादा, ऐसे मन में चलता था। तो मैं इसको क्या किया हूँ, सेल्फ एनालिसिस किया हूँ कि कई बार किसी पेपर में मैं लिखने का तरीका बहुत बढ़िया करके आता था, किसी पेपर को अच्छा बनाता था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा काट छाट कर देता था। तो ये कहाँ से आया है, सब सेल्फ लर्निंग से आया है, ठीक है। अब देखो, अब आप एक एक पॉइंट पर धीरे धीरे हमको डिस्कशन होगा, 24-25 स्लाइड है, आराम से डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम में बैठे, आपके हाथ में क्या है, आप आंसर शीट है और क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन देखे, आपको पता है आंसर अच्छे से, सीधा लिखना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। जब भी आप आंसर को देखो, सॉरी क्वेश्चन को देखो, और आप आंसर को क्या करो, फ्रेम करो अपने माइंड में। लगभग 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट लगेगा। लेकिन उस समय में जो है आपको करना क्या है कि इस आंसर में कैसा साइनॉप्सिस बनेगा, अगर साइनॉप्सिस की नीड नहीं है तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन सा पॉइंट किसके बाद आएगा, कौन सा एग्जाम्पल इसमें बेटर होगा, कौन सा थ्योरी मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कौन सा रिएक्शन मेरे को इसमें बताना है, पूरा सोच लो। अगर आपके माइंड में आंसर छप गया तो आपका हाथ क्या करेगा, उसको केवल प्रिंट करने का काम करेगा। और कभी भी देखो प्रिंटर मिस्टेक करता है क्या प्रिंटिंग में, जैसे आप उसको कमांड दिए रहते हो वैसे ही सेम टू सेम आपको क्या करता है, वो प्रिंट करके फोटो कॉपी करके दे देता है। तो वैसे ही यदि आपने क्वेश्चन को देखकर अपने माइंड में जो है एक आंसर डेवलप कर लिया कि मेरे को इसी आंसर को जो है आंसर शीट में उतारना है, तो आपका हाथ क्या बन जाएगा, उस समय प्रिंटर बन जाएगा। बिना कोई मिस्टेक, बिना कोई काट छाट किए एज इट इज जो है वो क्या करेगा, आंसर शीट में उतार देगा। और आपने 2 लाइन लिख लिया, उसके बाद सोच रहे हो कि अगला लाइन क्या लिखना है करके, तब तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। आपको पता चला कि अरे मेरे को तो ये लिखना नहीं था, अरे ये वाला पॉइंट तो बाद में आने वाला था, ये तो पहले लिख दिया करके, ये एग्जाम्पल इसमें नहीं देना था उसको दे दिया, ये चित्र नहीं बना था उसको बना दिया। उस समय फिर केवल एक ही क्या ऑप्शन बच जाएगा आपके सामने, काटना पड़ेगा, और काटोगे तो फिर गड़बड़ है। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसके बारे में विचार करना है कि इसका आंसर क्या होगा और इसको मेरे को कैसे लिखना है करके, ठीक। अब देखो भैया, जो भी चीज मैं बता रहा हूं तुम लोग को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब सुन लिए और ऐसे जाके एग्जाम में बैठ गए, हम तो बढ़िया सर का लेक्चर देख के आए थे, एग्जाम में कैसे लिखना है करके ऐसे ही लिखे हैं करके, बिना पढ़े कुछ गए चले गए। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे एग्जाम में, लिखने का तरीका काम आएगा क्या, लिखने के लिए कुछ वर्ड्स तो होने चाहिए, वो वर्ड्स कहाँ से आएंगे, पढ़ोगे तभी। तो मान के चलो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े आप एग्जाम में लिख नहीं सकते हो, चाहे जितना भी आप तरीका सीख लो लिखने का। तो पहला काम तो क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। जितना भी अच्छा लिखो, सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, शब्द आपको तलाशने पड़ेंगे, आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी तो लिखोगे ना। तो पढ़ाई तो शुरू करना पड़ेगा आपको। डिस्कस करेंगे आगे कि हम लोग कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें अभी से, ठीक है। आपके पास गिने चुने 45 दिन है, उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं करके, ओके। एग्जाम में मेन जो आता है हमारा क्या, हथियार, क्या है आपका मेन हथियार एग्जाम में जो आप लेके जाते हो, पेन। अब आपका पेन ही ठीक से नहीं रहेगा, ठीक है, और उस पेन को हैंडल करना नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर शीट भी उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। कैसे समझते हैं, आप जो है क्या करते हो, एग्जाम है, हमको चाहिए 3 पेन, 3 पेन नया खरीद के ले आए दुकान से। अब आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो नया पेन होता है उतना अच्छा चलता है क्या,
नहीं चलता है उतना अच्छा, लेकिन खुशी इस बात की रहती है कि आज मेरा परीक्षा है, 3 ठो नया पेन लेके जाऊंगा करके। ठीक है, क्या नया पेन अच्छे से चलता है? तो भूल से नया पेन लेके नहीं आना है एग्जाम में। आपको जो भी पेन पसंद है पहले से खरीद के रख लो, उसमें थोड़ा थोड़ा रफ चीट करके जो है उसको क्या कर लो, फ्री कर लो पेन को। ठीक है, पहला काम तो ये कर लो। उसके बाद देखो, आजकल जो एग्जामिनर हो गए हैं उनको भी थोड़ा सा क्या चाहिए, आपका आंसर शीट अट्रैक्टिव चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े लॉन्ग वीडियो देखते थे हम लोग, ठीक है, उससे अपना इंटरटेनमेंट करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो देखते हैं। 1 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो बना दिया तो बोर हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? इसलिए तो हम लोग यूट्यूब से किस में आ गए, यूट्यूब शॉर्ट्स में आ गए। पहले नहीं होता था यूट्यूब शॉर्ट्स। क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि यूट्यूब ने समझा कि अब जो है बच्चा क्या हो रहा है, बोर हो जा रहा है, उसको 1-1 मिनट में सब चीज चाहिए। तो ऐसे एग्जामिनर को भी जो है थोड़ा सा आपका जो आंसर शीट है वो क्या चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए। तो उसके लिए एक पेन में पॉसिबल है क्या, आपने सिंगल पेन का यूज किया और उस पेन में आपने लिखा, हो गया ऐसे। मिनिमम आपको 2 कलर यूज करने हैं। ठीक है, एक तो कौन सा, ब्लैक और एक ब्लू। कई जगह रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप जो है अलग अलग कलर का पेन यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी रविशंकर से पढ़ रहे हैं और ऐसा कोई वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी हेडलाइंस है, आंसर नंबर है, साइनॉप्सिस है, सबको कोशिश करो किसमें लिखने का, ब्लैक में लिखने का। और जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर हैं उसको किसमें लिखने की कोशिश करो आप, ब्लू में। अब देखो, जो ब्लू पेन भी होता है अलग अलग साइज का आता है। देखना उसमें लिखा रहता है 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, ऐसा लिखा रहता है। मैं जनरली क्या करता था, जो ब्लू पेन होता था उसका 2 कैटेगरी यूज करता था। एक 0.5 mm जो पतला चलता है थोड़ा सा। जेल पेन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आंसर शीट में। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर शीट जैसे कैरी होता है ना, जैसे बोरे में भर के भेजा जाता है ना, देख लोगे ना तरस आ जाएगा कैसे आपका आंसर शीट होता है। गलती से पानी वानी कहीं से घुस गया तो पूरा अगर जेल पेन से लिखे रहोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी का तो कुछ जाएगा नहीं, आपको पासिंग मार्क देके क्या कर देगा, पास कर देगा। तो जेल पेन तो यूज करना ही नहीं है। हाँ, मैं अर्थ कहा 2 पेन यूज करता था ब्लू में, ब्लैक तो यूज करता ही था, ब्लू में 2, एक 0.5 जो थोड़ा सा क्या चलता था, पतला चलता था, और एक 1 mm का जो थोड़ा सा क्या होता था, डार्क चलता था। अब देखो एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें डेफिनेशन देना रहता है, जिसमें हमें क्या देना रहता है, डेफिनेशन या फिर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करता था, जो डेफिनेशन वाला पार्ट रहता था या एग्जाम्पल वाला पार्ट रहता था उसको जो है डार्क कलर के पेन से लिखता था, डार्क ब्लू से या 1 mm के पेन से जो है उसको मैं लिखता था। तो क्या होता था, वो अलग से बाकी आंसर से जो है वो हाईलाइट होता था। तो एग्जामिनर उसको देख के समझ जाएगा कि हाँ बच्चा ने जो है डेफिनेशन लिखा है, बच्चा ने जो है एग्जाम्पल दिया है, और वो तो वही खोजेगा ना। उसको आपने क्या गप मारा है उससे मतलब ही नहीं है। उसको अगर अपने आंसर में चाहिए डेफिनेशन तो उसको दिखा दो डेफिनेशन, फिर आपके गप को पढ़ेगा ही नहीं। अगर एग्जामिनर आपके आंसर शीट को पढ़ने बैठ गया तो उसको गलती खोजने में समय नहीं लगेगा, गलती निकाल ही लेगा, और गलती निकला मतलब नंबर कटेगा। उसको मौका ही मत दो आपका आंसर शीट को पढ़ने का, उसको देखने में ही दिख जाना चाहिए हाँ भाई आपने लिखा है करके। तो क्या करो, जो भी मेन मेन पॉइंट आपको लगते हैं कि इस आंसर की जान है करके, ठीक है, तो उसको क्या करो आप, हाईलाइट तो लिख नहीं जा सकते तो 1 mm के पेन से लिखो, तो ऐसा क्या होता है वो उभर के आता है। और बाकी अपने आंसर किस में लिखो, 0.5 या 0.7 mm पेन में लिखा रहता है। अगर खरीदोगे तो कभी ध्यान दिया कोई किसी ने, पेन मतलब तो आपका हथियार भी क्या होना चाहिए, धारदार होना चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम की जंग जो है जीत सकते हैं। चलो, हाँ, मैं जब लाइट नहीं था यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज का हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है करके। अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ गया, तो मेरे को इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है एग्जाम में, इसका प्रैक्टिस करते हैं क्या आप लोग? कहाँ उतना टाइम सर, टाइम है आप लोग के पास, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं देना है कि नहीं सर उतना टाइम नहीं होता करके, टाइम होता है लेकिन हम लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप जब भी किसी आंसर को पढ़ रहे होते हैं तो अपने दिमाग से ये बोलिए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूंगा। अगर आपने घर से प्रैक्टिस करके आया है कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसका आंसर मेरे को ऐसे लिखना है करके, तभी वहां पर जो है आप लिख पाएंगे। और सोचोगे नहीं सर से तो बढ़िया मैं समझ लिया हूं, सीधा इसको मैं कहाँ पे अप्लाई करूंगा, एग्जाम में। नहीं होने वाला कुछ।
आपको किसी भी जंग को जीतना है तो आपको अभ्यास करके जाना पड़ेगा। आप जिस आंसर को एग्जाम में जैसा लिखना चाहते हैं वैसा एक बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑन द स्पॉट सोचोगे कि मेरे को ऐसे फ्रेम करना है करके, ऐसे आंसर बनाना है करके, तो 1 घंटा सॉरी आपका जो 3 घंटा है वो एक ही क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर 4 क्वेश्चन क्या करेंगे फिर? क्या मतलब एक क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से बनाया, 4 क्वेश्चन उसके चक्कर में क्या हो गए, छूट गए। तो आपको पहले से क्या करना है, प्लानिंग करना है कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, इतना पॉइंट में ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है करके। ये चीज एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके जहन में बस जाएगा। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखेगा ना तो आपको एकदम अंदर से खुशी होगी, अरे यार इसका तो मैंने प्रैक्टिस किया है करके। ठीक है, आपको लिखने में मजा आएगा, फिर आपको उस समय सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, टाइम बचेगा वहां पर फिर आपका। ठीक है, जो मेन होता है हमें 3 घंटा जो मिलता है एग्जाम में उसको मैनेज करने का खेल। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो भैया हाथ में क्या होना चाहिए, घड़ी, चालू हालत में, ना कि शो पीस। ठीक है, और एग्जाम में स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं रहता, जानते हो ना। हाँ, आपके पास एनालॉग वॉच रहना चाहिए। भरोसे में मत बैठे रहना कि कॉलेज जाएंगे वहां पे हमको रूम में जो है घड़ी मिल जाएगा। घड़ी मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं मिला तो क्या ही मत, कैसे ही टाइम मैनेज कर पाओगे वहां पे, नहीं कर पाओगे। अगर देखा जाए तो हमें जो है 5 मिनट मिलते हैं। ठीक है, सभी का जो पेपर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, एक पेपर में 5। अगर कैलकुलेट किया जाए एकदम डीपली तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 36 मिनट मिलता है। 36 मिनट मानो ही मत। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बीच बीच में बहुत सारा साइन कराना पड़ेगा, फिर सप्ली मांगना पड़ेगा, दुनिया मतलब ऐसा होता है कि हम लोग का 5-10 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाता है दूसरे कागजी कार्रवाई करने में। तो मान के चलो आपके पास जो है एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट भी बच रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट के लिए, सॉरी एक क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक यूनिट के लिए, चाहे उसमें आपको 5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ दिया या 10 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ दिया या 2-2, 3-3 नंबर के जो है 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया, कैसा भी सिचुएशन हो, एक यूनिट को आपको क्या करना है, 35 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे ही हम लोग एग्जाम में बैठे रहते हैं तो हम लोग का जो है हाथ थोड़ा सा क्या रहता है, स्लो रहता है, क्योंकि जनरली सुबह हम लोग एग्जाम दिलाने आते हैं। ठीक है, नहा के आए रहते हैं तो थोड़ा सा क्या रहता है, जाम रहता है हम लोग का हाथ। तो सबसे पहले क्या, आपका जो मेन फर्स्ट आंसर रहेगा उसको लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मान के चलो 35 से वो कितना टाइम ले लिया, 45 मिनट ले लिया, तब आपके पास कितने टाइम बचता है, और हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का समय बचता है, क्योंकि 45 मिनट तो आपने पहला क्वेश्चन को, राजा क्वेश्चन को दे दिया है। ठीक है, अब आपके पास कितने टाइम बचा है, हर यूनिट के लिए 30 मिनट का समय आपके पास बचा है। अब उस 30 मिनट में 1 मिनट तो आपको क्या लगेगा, फ्रेम करने के लिए लगेगा कि मेरे को कैसे जो है इस आंसर को डिलीवर करना है करके, कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन सा पॉइंट। हाँ, वापिस इधर आ जाओ, दरवाजा वाला चला गया। हाँ, कहाँ पे था कि 30 मिनट आपको क्या करना है, 1 मिनट को पूरा आपको कंप्लीट करना है। अब कई बार होता है क्या, 4-5 क्वेश्चन आपके सामने, 4 क्वेश्चन के आपके आंसर एकदम बेहतरीन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक ठाक नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि 4 क्वेश्चन को अच्छे से बनाता हूं और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ठीक से उसको लास्ट के 10 मिनट में बनाऊंगा। ठीक है, लास्ट के क्या करूंगा, 10 मिनट में जैसे हो पाएगा वैसे बनाऊंगा। लेकिन यदि आपने शुरू का 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग का 3-4-5 क्वेश्चन जो है, केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, जूलॉजी बॉटनी में 3-4, अगर स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर दिया और एग्जामिनर को जो है इम्प्रेस कर लिया, तो मान के चलो लास्ट के 2 आंसर आप क्या लिख रहे हो उसके लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि पहले से आपसे इम्प्रेस है वो, आपके आंसर देख के आपने बहुत बढ़िया आंसर लिखा है पहले के 3-4 क्वेश्चन का। तो लास्ट आंसर में वो आपसे सही गलत नहीं देखना चाहेगा, बस आपने लिखा है कि नहीं लिखा है वो देखना चाहेगा। तो भले ही आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कम जान रहे हो, अच्छे से नहीं जान रहे हो, लेकिन उसको भी आपको क्या करना है, आधा घंटा का समय देना है भैया। ठीक है, उसका अगर तुम लोग निरादर करोगे तो एग्जाम में भी वो आपका क्या कर देगा, नंबर में भी निरादर कर देगा। उसको भी इज्जत दो जितना बाकी क्वेश्चन को इज्जत दिए हो, सबको बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक, ऐसा करोगे तो क्या होगा, जिस आंसर को नहीं जान रहे हो, मैं क्या करता था, अगर कोई आंसर जो है थोड़ा सा कम जान रहा हूँ तो उसको भले 5 मिनट एक्स्ट्रा देता था। क्यों?
क्योंकि उसके चक्कर में मेरा 10 नंबर कट जाएगा अगर उसको अच्छे से नहीं लिखूंगा। अगर थोड़ा सा टाइम देके उसको अच्छे से लिख ले रहा हूँ तो 10 में कम से कम 7 नंबर तो मिल जाएगा, उस यूनिट में कम से कम 7 नंबर तो मेरे को मिल गया। जो 2-3 नंबर में मैं लिमिट होने वाला था उसमें मेरे को कितना मिल गया, 7 से 8 नंबर मिल गया। ठीक है, ये दोनों शो कर रहे हैं किसको, वो लास्ट आंसर को शो कर रहे हैं, कुछ ऐसा लिखा जाता है लास्ट आंसर। कोशिश ये करना कि शुरू में आपका जैसा स्पीड है लास्ट तक वैसा ही आपका स्पीड रहे। ठीक है, जनरली प्रैक्टिस ये करना कि आप लोग 5 मिनट में एक पेज लिख पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने 5 मिनट में एक पेज लिख लिया, आप लोग कभी घर जाके लिख के देखना कि आपको एक पेज लिखने में पूरा जो पेज रहता है ना A4 साइज का, उसको लिखने में कितना टाइम लग रहा है। अगर 5 मिनट में लिख पा रहे हो तो मान के चलो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है आपको उस एक पेज को लिखने में तो मान के चलो आप जो है प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाओगे, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है छूटेगा। तो अपना अभी से जो है स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करना शुरू करो। अच्छा, स्पीड इंक्रीज कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करके। करते हो लिखने का, बहुत कम लोग। अभी से शुरू कर दो लिखने का प्रैक्टिस, नहीं तो एग्जाम में हाथ दुखता है। अभी से नहीं लिखोगे तो 3 क्वेश्चन लिख के फिर ऐसे ऐसे करते रहोगे, पूरा हाथ को तोड़ डालोगे खुद से। जब क्वेश्चन छूटेगा ना तो हाल किसके जैसा रहेगा, मिस्टर बीन के जैसा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे इसने कुछ गलत लिख दिया, तो जैसे हम लोग अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उसका लाश को ठिकाना लगाना रहता है ताकि कोई सबूत ना मिले, तो ऐसे ही कुछ कोशिश यहाँ पे हुआ है। दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ गलती लिख दिया। यहाँ पे कोशिश क्या किया, पूरा ढक दो उसको। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में उसका आंसर शीट कैसा दिख रहा है, फर्स्ट पे जाके यहाँ पे देखो, इस चक्कर में इसका आंसर शीट क्या दिख रहा है, गंदा दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर ये नहीं काटता तो शायद ही होता कि एग्जामिनर को पता चलता कि उसने गलत लिखा है। अगर नहीं काटता तो एक जगह देखो यहाँ पे काटा है, पता चल रहा है क्या। तो आप लोग कैसे काटना, अगर कुछ गलत लिख डालते हो तो काटोगे तो कैसे काटोगे, एक लाइन में। अगर एकदम अच्छे से पढ़ के चेक कर रहे होगा तो दिख जाएगा, अच्छे से पढ़ के चेक नहीं कर रहा होगा तो दिखेगा भी नहीं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, केचो मेचो। हाँ, समझोगे इसका। देखो कई बार ये होता है जब आप हेडलाइन और साइनॉप्सिस को हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, हेडलाइन और साइनॉप्सिस को या टॉपिक्स को हिंदी में लिखते हैं तो आपका इंप्रेशन कैसा रहेगा, इनके जैसे। लेकिन जैसे ही आप उसी सिनॉप्सिस को या टॉपिक्स को जो है किसमें लिखना शुरू कर दें, इंग्लिश में, भले ही आपका बाकी आंसर किसमें है, हिंदी में है, लेकिन आपका साइनॉप्सिस और जो मेन टॉपिक होता है, हेडलाइन होता है, वही अगर इंग्लिश में है तो आपका इंप्रेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम लोग के जो एक जनरल एप्टीट्यूड में बस क्या गया है कि जो बच्चे इंग्लिश जानता है थोड़ा बहुत वो होशियार है, ऐसा एक हमारे नॉलेज में बैठ गया है। इसका कुछ नहीं कर सकते, हमारी साइकोलॉजी में क्या हो गया है, ये फीड हो गया है। ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करना है कि आपका जो साइनॉप्सिस रहेगा और जो हेडलाइन रहेगा उसको किस में लिखो, इंग्लिश में लिखो। आपका इंप्रेशन किसके जैसे रहेगा, ये बेसिकली ये जो स्लाइड बनाया हो किसके लिए बनाया हो, हिंदी पेपर के लिए। क्या होता है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हमको यह बहुत अच्छे से आता है, तो इसकी तैयारी करके क्या जाना, एग्जाम में हमको फेंक के आना। इसी विचार से हम लोग जाए रहते हैं और सबसे कम नंबर आ जाता है फिर क्या, हिंदी में। सर बहुत अच्छा बना था हिंदी पेपर, भर भर के लिखा था, 10-10 पेज लिखा था, लेकिन नंबर नहीं दिया। क्यों नहीं मिला नंबर, आपने तो उसमें गर्दा उड़ा के आया था। क्योंकि आपने जो है जो भी हिंदी का पेपर चेक करता है, मान के चलो कि उसको परीक्षा सार का आंसर दिखाया रहता है पूरा, वो देख के समझ जाएगा कि बच्चा ने कहां से लिखा है, परीक्षा सार से लिखा है। परीक्षा सार से लिखा है मतलब साल भर पढ़ाई नहीं किया है, तो क्यों नंबर दूं इसको, जब साल भर पढ़ाई नहीं किया है, आखिरी में परीक्षा सार पढ़ के आ गया है। तो जो भी चेक करते हैं समझ में आ जाते हैं उनको कि आंसर कहां से लिया गया है करके।
कोशिश ये करना कि हिंदी का बुक लो। हिंदी का जो बुक आता है, देखो आज हिंदी का बुक आता है कि नहीं? हिंदी का बुक आता है। जैसे आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का बुक रहता है, वैसे हिंदी का भी एक रेफरेंस बुक रहता है। तो वो बुक आपके पास होना ही चाहिए। हम लोग जनरली हिंदी को इतना इग्नोर कर देते हैं कि आपको ये ले डूबता है आखिरी में, 30 नंबर 40 नंबर इसी में आता है, जबकि सबसे ज्यादा स्कोर आप किसमें कर सकते हो? हिंदी में। आपकी मातृभाषा है वो, सबसे ज्यादा स्कोर किसमें कर सकते हो? हिंदी में। ठीक, तो क्या करना है आपको? बुक पढ़ना है हिंदी का, परीक्षा से पूरा अवॉइड करो, और उसमें साहित्यिक शब्दों का समावेश करो। ये नहीं कि गप लिखो उसमें, फेक क्या उसमें, साहित्यिक वर्ड दिखेंगे उसमें, जो बुक के वर्ड्स होते हैं, तब एग्जामिनर खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, अरे ये बच्चा तो हिंदी भी पढ़ के आया है करके, गप नहीं मारा है करके, खुशी खुशी वो आपका नंबर देगा। और आप वहां पे गप मार के कितना भी आ जाओ, वो दुखी दुखी आपका नंबर काट देगा। ये वही कहां से लिखा है? परीक्षा से। गिने चुने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक का आंसर हिंदी पेपर में लिख के आते हैं। अगर आप उनमें से एक हो जाते हो तो मान के चलो आपको हिंदी में भर भर के नंबर मिलेगा, इसमें तो नंबर कटेगा ही नहीं। फिर आराम से मान के चलो आपका 75 नंबर का है तो 60 नंबर मिल ही जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल से आता है 60 नंबर की। ठीक है। अंग्रेज लोग क्या करते थे भैया? डिवाइड एंड रूल। अब देखो इन भैया ने जो है आंसर बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन लिखा है, बहुत कम जगह काट पीट है, एकदम साफ साफ लिखा है। लेकिन किया क्या है? पूरा मिला दिया है, पूरा का पूरा क्या किया है? मिला दिया है। ठीक है, कहां से कौन सा लाइन खत्म हो रहा है, कौन सा लाइन शुरू हो रहा है, जो है हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक, अगर इसी को क्या करता, एक पॉइंट लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ देता इसको। ठीक है, एग्जाम फॉर्म का फीस तो देते हो ना, तो यूटिलाइज करो पूरा, एक लाइन को छोड़ देता फिर लिखता, जैसे इसने किया है। ठीक है, इसने क्या किया है? देखो हर टॉपिक दिख रहा है इसका, जगत मुनेरा लिखा है, फिर प्रतिष्ठा लिखा है, फंजाई दिख रहा है, सब दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? तो ये क्या किया है? ये एक पेज को जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया है? वो पैराग्राफ में। एक पेज लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेज को भरना है, हमें उस पेज को डिवाइड करना है पैराग्राफ्स में। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? आपको लिखना कम पड़ेगा, क्योंकि लाइन छोड़ रहे हो। पैराग्राफ पूरा भर के लिखोगे तो हर लाइन में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लाइन छोड़ रहे हो, एक दो लाइन जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा आप लोग का। ऊपर से आप जो भी लिखे रहोगे वो एग्जामिनर को दिख जाएगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनर को एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, अगर गलती पकड़ में आ गया तो नंबर काट देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछा हूँ 5 जगत के बारे में, दिख गया मेरे को 3 तो यहीं पे आगे के 2 पेज में, तो अंदर में क्या लिखा है मेरे को क्या मतलब उससे? मेरे को दिख गया, 5 जगत जानना था, मेरे को दिख गया, दे दो नंबर उसको। तो हर पेज को आपको क्या करना है? पूरा भरना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? पैराग्राफ बना बना के जो है लिखना है। चाहे जितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है? उसको पैराग्राफ में डिवाइड करना आना चाहिए। आपका हर पैराग्राफ एक बात को कह रहा हो, अगला पैराग्राफ दूसरे बात को कह रहा हो, ये नहीं कि कोई कुछ भी कह रहा हो, सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहला पैराग्राफ से आगे दूसरा पैराग्राफ हो, दूसरा पैराग्राफ से आगे का क्वेश्चन किस में हो? तीसरा पैराग्राफ में हो। ये सब चीज किससे आएगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, आज जब इसको सीख लोगे, पूरा सब चीज जान लोगे, तो जब आज से पढ़ना शुरू करोगे, तब ये सब चीज जो है अपने रूटीन में लाना, तभी जो है एग्जाम में कर पाओगे। नहीं तो यहाँ पे 1 घंटे बैठने का तुम लोग का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। हम लोग का पहला एग्जाम हो गया, एग्जाम दिला के 12 बजे घर पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब माइंड में क्या आता है? अरे यार आज तो एग्जाम था, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ? रिलैक्स कर लेता हूँ। और कैसा रिलैक्स? लगाया एक मूवी मोबाइल में, या फिर रील देखना शुरू कर दिए। क्या आप रिलैक्स कर रहे हो? उल्टा अपने आप को और थका रहे हो। जो पहले से थका हुआ है आपका आंख, उसको और थका रहे हो। अगर आपको रिलैक्स ही करना है तो चुपचाप मोबाइल बंद करो, सो जाओ। मुश्किल से मुश्किल 2-3 घंटा सो पाओगे, उसके बाद तो नींद खुल ही जाएगा, आपको एकदम फ्रेश लगेगा। रिलैक्स तो मोबाइल चला के बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता, ये मान के चलो। यदि आप खाली बैठकर मोबाइल चलाना को रिलैक्सेशन समझते हैं, तो रिलैक्स होने की प्रक्रिया नहीं है, उसमें आपका दिमाग और आंख दोनों बहुत जल्दी थकता है। ठीक है, तो एग्जाम दिला क्या है? यदि आपको महसूस ऐसे हो रहा है कि मैं थक गया हूं, मेरे को रिलैक्सेशन की जरूरत है, तो चुपचाप सो जाओ। यदि आपको लग रहा है नहीं ठीक है मेरे साथ, ठीक हूं करके, तो क्या करो? अगला जो एग्जाम है उसके नोट्स इकट्ठे कर लो, उसके कंटेंट इकट्ठे कर लो, कहां से पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है,
कौन कौन से टॉपिक में फोकस करना है, सारे चीज पहले दिन इकट्ठा कर लो। जिस दिन एग्जाम दिला के आया ना, उसी दिन जो है पहले दिन सब करके रख लिए रहो। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जब रात को सोओगे तो पता होगा कि नेक्स्ट डे जब मैं उठूंगा, क्योंकि हमको जो है जब कॉलेज का एग्जाम होता है तो बहुत छुट्टी मिलता है बीच बीच में, छुट्टी का भी हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो यदि आपने पहले दिन ये सब कर लिया है कि मेरे को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबको इकट्ठा करके एक जगह रख लिया है, तो आपके माइंड में चलता रहेगा कि जब मैं कल उठूंगा तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना इतना जो है इतना इतना दिन में पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, रिविजन करना है करके। और पहले दिन अगर आपने जो है सिर्फ रिलैक्सेशन में बिता दिया, तो अगले दिन जब उठोगे तो आपके सामने क्वेश्चन ये होगा कि क्या पढ़ना है, उसको सॉल्व करते करते जो है फिर आपका आधा दिन निकल जाएगा। कुल मिला के आपका आधा दिन क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आपको गिना चुना 2 दिन 3 दिन छुट्टी मिला रहता है, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करो। एग्जाम का जो 1-1.5 महीना चलता है, उसमें एक एक जो मिनट होता है बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कीमती होता है, ठीक है। तो उसको मोबाइल चला के आप लोग को वेस्ट नहीं करना है, रिलैक्स करना है, चुपचाप सो जाओ। अदरवाइज क्या करो, आपका जो भी अगला एग्जाम है उसका कंटेंट जो है रेडी रखो अगले दिन पढ़ने के लिए। उसी दिन तो कुछ याद होने वाला रहेगा नहीं, क्योंकि माइंड पहले से भरा रहेगा। रात को सोओगे तो सब चीज डिलीट होगा, फिर अगला स्टोर कर पाओगे। अब देखो, जब हम लोग आंसर लिखना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, एक पेज होता है जिसमें मार्जिन, कभी कभी मार्जिन वाला मिल जाता है आंसर शीट, कभी कभी मार्जिन नहीं भी रहता है। अगर मार्जिन नहीं रहता है तो स्केल से मार्जिन खींचने का मेहनत नहीं करना है आपको, बहुत टाइम लगता है स्केल से मार्जिन। क्या करो, सिंपल फोल्ड कर लो उसको, फोल्ड करने से एक आभासी मार्जिन जो है वहां पे बन जाता है। अब वो मार्जिन जो है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, या सिर्फ दहेज लेके जाने के लिए नहीं है, उसको आपको मेंटेन भी करना है, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 3 आंसर सीट के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला देखो, ये जो है मार्जिन कोशिश करने का कोशिश तो किया है, मार्जिन मेंटेन करने का कोशिश किया है, लेकिन सिर्फ एक साइड का, दूसरे साइड का कहाँ है। कोई भी सेंटेंस कहीं पे भी खत्म हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, इसमें तो दोनों ही साइड का मार्जिन मेंटेन नहीं है। जैसे कोई पोएट्री लिखा हो करके, इसमें देखो ये वाले में कोशिश क्या हुआ, थोड़ा सा उधर का नहीं दिख रहा है, इस साइड का भी मार्जिन मेंटेन किया गया है और उस साइड का भी। इससे आपका आंसर सीट क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो पैराग्राफ भर भर के लिख दिया, आप ही तो बोल रहे थे कि आपको डिवाइड करके लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखाना है, पूरा पेज भर दिया करके। तो ये आपको एग्जाम्पल शो करने के लिए बनाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे पैराग्राफ को नहीं भरना है, आपको उसे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर करके लिखना है आपको, लेकिन ऐसा मार्जिन को मेंटेन करते हुए। जहां से आपका पहला लाइन खत्म हुआ है, अगला लाइन भी कहां से शुरू होगा, वहीं से ही शुरू होगा। यानी कि कहीं से भी शुरू कर दो, इसके जैसे, ये इसके जैसे कहीं पे भी खत्म कर दो। जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से फिर शुरू करो, और जहां पे खत्म करो वहीं से भी खत्म करो। ये भी एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल तरीका होता है इंप्रेस करने का अपने आंसर से, ठीक। आगे जब हम लोग इस सेमिनार के लास्ट में आएंगे, तब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, कुछ आंसर सेट भी दिखाऊंगा जो लिखे हुए हैं, उसको देख के आप लोग समझोगे कि हाँ ऐसा लिखना है करके। अब देखो, जब बात आती है आंसर नंबर लिखने की, तो आपका आंसर नंबर जो भी लिखते हो 1 2 3, वो ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए जो एग्जामिनर को दिखे, उसको खोजना ना पड़े। जैसे इस बच्चे ने क्या किया, देखो तो इसका जो आंसर नंबर है उसके आंसर में ही खो गया है। अब मान लो जल्दी जल्दी में चेक करेगा और एक आध आंसर से छूट जाएगा, तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है, आपको रिवोल्यूशन कराना पड़ जाएगा, या खुद ही सोचोगे क्या करूंगा रिवोल्यूशन, जितना नंबर आया उतना मैं क्या रहूं, खुश रहूं करके। तो आपका जो आंसर नंबर है एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उसके आजू बाजू किसी को जगह मत देना, ठीक है। राजा टाइप से दिखना चाहिए आपके आंसर में, जैसे राजा का जो मुकुट दिखता है ना अच्छे से, तभी समझ में आता है कि हाँ राजा है करके। वैसे आपका क्वेश्चन का आंसर का क्या है, जो आंसर नंबर लिखते हैं वो मुकुट है, वो अच्छे से दिखना चाहिए कि भैया ये आंसर नंबर यहाँ पे है करके, ना कि ऐसे खो जाए। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला आंसर उसका खो ही जाएगा, कहाँ लिखा है पता नहीं चलेगा, ये वाला अच्छे से दिख रहा है, उसके बाद तो ये दोनों मिल जा रहा है आपस में, ये भी पता नहीं कहाँ दिख रहा है। ऐसे नहीं करना है आपको, खासकर केमिस्ट्री एग्जाम में आप लोग बहुत करते हो, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। बॉटनी जूलॉजी में तो साइनॉप्सिस बनाते हो तो अलग अलग हो ही जाता है, लेकिन जब केमिस्ट्री एग्जाम की बात आती है तो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, मिक्स कर देते हो, खोजते रहो फिर कहाँ पे कौन सा आंसर नंबर है करके। छूट जाएगा तो हमारा कुछ जाना नहीं है, जो चेक करेगा उसका तो कुछ जाना नहीं है, नंबर कटेगा आपका। तो एकदम अच्छे से दिखना चाहिए आपका आंसर नंबर, जहां पे भी लिख रहे हो अच्छे से विजिबल होना चाहिए, वो एरिया पूरा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हाँ,
आप लोग को बहुत सारा डायग्राम बनाना पड़ता है, और हम लोग डायग्राम को बनाते हैं किसमें, अधिकतर लोग बनाते हैं पेंसिल में। मैं भी क्या करता था, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोशिश करता था कि पेंसिल में बनाऊं। क्यों? ताकि गलत बन जाए तो मिटाते बन जाए। तो गलत बनाना ही क्यों, इतना प्रैक्टिस कर लो कि गलत बनाने का नौबत ही नहीं आए। क्यों? गलत बन गया तो मिटाओगे तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो ऐसा प्रैक्टिस करो कि बिना मिटाए बन जाए। और जब बिना मिटाए बन जा रहा है तो पेंसिल से क्यों बनाना, डायरेक्ट ब्लैक पेन से बनाओ। वो क्या होता है, थोड़ा सा उभर के आता है। जब आप किसी डायग्राम को पेन से बनाते हो, वो क्या होता है, उभर के आता है, अच्छे से दिखता है, वो हाईलाइट होता है। और पेंसिल से बनाओगे तो क्या होता है, उसी को हम लोग को डबल टिबल क्या करना पड़ता है, लाइनिंग को खींचना पड़ता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी कोई डायग्राम बनाते हो तो आपका हाथ जो इतना फ्री होना चाहिए कि एक बार में सही से बन जाए, ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब मान लो किसी का हाथ ऐसे रहता है कि नहीं बन पाता उससे डायग्राम, ठीक है, तो क्या कर सकता है, उसको पेंसिल से ही बनाना है। ये नहीं कि सर तो बोल दिए हैं पेन से बनाना है मतलब कैसे ही बना के आ जाओ 300 मिर्चो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कोशिश ये करना है कि जिससे बन जाए पेन से एक बार में बिना मिटाए, वैसे बनाओ। बना लिए ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना पा रहे हो तो पेंसिल से ही लिखना है उसको, पेंसिल से ही उसको बनाना है। इसके प्रीवियस वाला स्लाइड करो तो। क्या होता है, जब हम लोग जो है कोई आंसर नहीं जान रहे होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, सीट रिजर्व करके रख दिए रहते हैं। ये भैया जैसे कि ये है, इनको ये वाला आंसर नहीं आता था, तो क्या किया है, इस आंसर के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व करके रख दिया है। जब ये आंसर याद आएगा तो यहीं पे उसको बैठाऊंगा करके। अब कोई कैसे इतना सोच सकता है कि यदि आंसर याद आ गया, जो आंसर उसको पता नहीं है, अगर गलती से याद आ गया तो इतना ही जगह में आ जाएगा, कैसे उसको पता है। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है आपको उस समय के लिए, तो उसको छोड़ दो, जब याद आ जाएगा तो आखिरी में बना देना। अब आपके पास पाबंदी ऐसे थोड़ा है कि पहले 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस से बनाना है। आपको तो आजादी मिली है ना कि जो आंसर आपको अच्छे से आता है उसको पहले बनाओ। पांचवा वाला इंट पहले से आता है तो पांचवा इंट को पहले बनाओ, फिर तीसरा दूसरा जैसे ही बनाना है वैसे बनाओ। आपको ये थोड़ा बोला गया है कि क्रम से बनाओ करके, आपके पास तो आजादी है। तो यदि जो है आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपका सबूत है कि आपको नहीं आता करके। सबूत नहीं छोड़ना है कि मेरे को नहीं आता है करके, ठीक है। और मान लो याद आ गया और इतने स्पेस में नहीं आया तो कितना गंदा लगेगा बताओ तो। करे यार मेरे को अच्छे से याद आ गया लेकिन इतना स्पेस में नहीं आ रहा है, फिर यहीं पे एडजस्ट करके लिखना शुरू कर दोगे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा ना कि आपने इसको बाद में लिखा है, इसका जगह छोड़ा था करके, आप इसको नहीं जानते थे करके। एग्जामिनर को पता मत चलने दो कि आप नहीं जानते हो करके, ठीक है। बात आती है लाइन खींचने की। कोई भी टॉपिक लिखा, उसके नीचे में क्या कर दो, लाइन खींच दो। अब वहां पे इतना टाइम तो होता नहीं कि स्केल से लाइन खींचें। अगर आप स्केल से लाइन खींचते हुए चलते हो, मान के चलो आपका क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। हर बार स्केल लाओगे, फिर खींचोगे, फिर रखोगे, फिर खींचोगे, फिर रखोगे। स्केल से खींचोगे लाइन तो टाइम तो लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को स्केल बना के खींच देते हैं। बाकी टाइम अगर आप लोग आराम से बैठे और हाथ से लाइन खींचोगे तो सीधा बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में बैठे हो और सीधा लाइन बन जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सीधा लाइन बन जाए किस्मत से, वो गंदा दिखता है। फिर अगर आपका लाइन खींच रहे हो कोई भी टॉपिक के नीचे में, अगर वो सीधा नहीं बना तो फिर वो क्या करता है, आपके आंसर की खूबसूरती को खत्म कर देता है। फिर इधर उधर वो क्या कर देता है, टॉपिक को ही काट देता है, भी बड़ा अटपटा लगता है वो। तो कोशिश ये करो कि आप लाइन खींचो ही मत। ऐसे आपका टॉपिक ऐसे जगह आपका हेडलाइन रहे कि उसके आसपास दिखे कुछ भी मत लिखो, एकदम क्या रहे, खाली रहे, वो टॉपिक ही दिखे वहां पे। उसका जो आंसर है वो क्या रहे, आगे रहे या थोड़ा सा नीचे रहे, तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक दिखेगा, आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी को एकदम आदत बन गई है कि जब तक लाइन नहीं खींच लेता तब तक जो है मेरे को संतुष्टि नहीं मिलने वाली करके, तब वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बोलते हैं लास्ट में कि 5 मिनट बचा है लास्ट करके, तो उस 5 मिनट से बचे पहले से अपना आंसर कंप्लीट कर लो, और उस 5 मिनट में केवल क्या करो, सब आंसर में लाइन खींचो। स्केल उठाओ तो धड़ाधड़ लाइन खींचो स्केल से। मैं ऐसे करता था जनरली, 5 मिनट पहले क्या कर लेता था, मैं अपना आंसर कंप्लीट कर लेता था, और आखिरी के 5 मिनट क्या करता था, स्केल उठाओ, पेन पकड़ो, सीधा लाइन खींचो। उसमें क्या होगा, लाइन भी खींचा गया,
सीधा भी हो गया, मेरे को संतुष्टि भी मिल गया। लेकिन जरूरत नहीं है लाइन खींचने की, लाइन जो है आपके आंसर का हिस्सा नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में ये साइकोलॉजी बैठ चुकी है कि लाइन नहीं खींचने से अच्छा नहीं दिखता करके, तो खींचना, जैसे मेरे साथ हुआ था। जैसे ही एग्जाम आया तो हम बनाते हैं अपना एक नया रूटीन। कल से एग्जाम स्टार्ट है तो मैं अपना एक नया रूटीन बनाऊंगा, इस टाइम पे ऐसे करूंगा, इस टाइम पे ऐसे करूंगा, रात भर जग के पढ़ूंगा और सुबह एग्जाम दिलाने जाऊंगा। बाकी दिन नहाते थे सुबह सुबह, उस दिन नहीं नहाऊंगा क्योंकि टाइम बचाऊंगा। अब बाकी दिन नहीं नहाते थे, उस दिन नहा के आ गए, नहा के जाने से पेपर अच्छा बनता है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एक नया रूटीन फॉलो कर लेते हैं। वो नया रूटीन केवल और केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे। वो आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जैसा आपका बायोलॉजिकल टाइमर आपके बॉडी में सेट है, ठीक है, जैसा आपका बायोलॉजिकल टाइमर आपके बॉडी में सेट है, यदि उसी हिसाब से हो तो वो अपने क्षमता के अनुसार काम कर पाएगा। लेकिन उसको आप ये भी चैलेंज दिए हो कि भैया इस रूटीन में भी चलना है और एग्जाम भी दिलाना है, तो क्या करे आपका शरीर, वो आपका रूटीन फॉलो करे कि आपका जो है एग्जाम दिलाए। तो जो आपका एग्जाम से पहले रूटीन चला आ रहा था, जैसे आप थे वैसे एग्जाम के दिन भी होना चाहिए। कोई भी क्या करते हैं हम लोग समय बचाने के लिए, अगर बाकी दिन सुबह नाश्ता करने की आदत है तो उस दिन नाश्ता ही नहीं करते हैं, बिना नाश्ता किए आ जाते हैं। अब भैया पेट में कुछ है ही नहीं, वो ग्लूकोज भेज नहीं रहा है दिमाग को एटीपी वगैरह मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से वो काम करेगा। उसको भी तो सोचो। आप अपना ही सोच रहे हो कि मेरे को एग्जाम में लेके आना है करके, और पेट चिल्लाया जा रहा है उधर से, भैया कुछ तो दे दे मेरे को करके। तो बाकी दिन आपका जैसा शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कोई भी नया अटपटा यूनिक एक तरफा शेड्यूल आपको नहीं बनाना है। वो आपको क्या करेगा, केवल डिस्टर्ब करेगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा जो शेड्यूल है सर वो एग्जाम के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, जैसे हम लोग एग्जाम में 7 बजे आना रहता है और हम तो 7 बजे सो के ही उठते हैं। अब बोलोगे सर अब तो चेंज करने के लिए मना किए हो मैं तो 7 बजे उठता हूँ करके। अभी से चेंज कर लो उस शेड्यूल को, ताकि एग्जाम तक क्या हो जाए, अभ्यस्त हो जाओ। अभी से आप लोग जो है 5 बजे या 4 बजे उठने का प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको एग्जाम के दिन जो है टाइमर लगा के सोना ना पड़े। अगर गलती से आपका अलार्म नहीं बजा तो गिरते पड़ते आओगे फिर। ऐसा होता है ना कि बाकी दिन आप लोग 8 बजे उठने का प्रैक्टिस रखे रहोगे और गलती से उस दिन अलार्म नहीं बजा किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा सोच लो, कितना खतरा हो सकता है। तो क्या करो, आप लोग जान रहे हो कि मेरा एग्जाम कितने बजे होने वाला है, हाँ देख लो, पहले उनको देख लो। पूरा ध्यान गेट में चला जाता है। मैडम को तो आप रोज मिलते हैं, मैं तो कभी कभार आया हूँ। ठीक है, इधर ध्यान रखो। हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ सवेरे उठने का। आपको पता है ना आपका 7 बजे एग्जाम होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, 7 बजे ही होगा। तो अभी से आप उठने का प्रैक्टिस करो जल्दी से, ना कि एग्जाम में अलार्म लगा के उठना पड़े। अभी से प्रैक्टिस करके रखे रहोगे तो क्या होगा, सेफली होने के डर से बचोगे। क्योंकि अगर लेट से उठे तो सीधा क्या होगे, सेफली। आधा घंटा बाद गेट क्लोज और कहाँ से फिर एंट्री। जितना पढ़े लिखे रहोगे कोई काम नहीं आएगा, सामने में गेट के सामने जितना रहोगे कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, नया रूटीन नहीं बनाना है। यदि आपको लगता है कि रूटीन में मेरे चेंज की जरूरत है तो अभी से कर लो, ताकि एग्जाम तक आपका बॉडी उसको क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। ठीक है, हाँ इसको बाद में देखेंगे। हाँ इसको स्किप करो, स्किप करो, स्किप करो ना, पूरा पूरा स्किप करो। हाँ बैक कर दो पूरा, इसको बाद में देखेंगे। हाँ पहले कुछ सैंपल देख लेते हैं। ये कुछ सैंपल हैं। हाँ अब ऐसा नहीं है कि ये जो सैंपल है आराम से बैठ के लिखा गया है, ये एक लिमिटेड टाइम में ही लिखा गया है और क्वेश्चन पेपर के साथ ही लिखा गया है। ठीक है, लिमिटेड टाइम जितना आपको एग्जाम में मिलता है उतना टाइम में ही लिखा गया है। इसमें देखो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, केमिस्ट्री का पेपर है, समझ में आ रहा है ना, कौन सी ईयर का है बता पाओगे, फाइनल ईयर का है। ठीक, अब इसको स्कैन करने के चक्कर में जो मैं कलर को नहीं मैच कर पाया, ठीक है, स्कैन करने से क्या होता है, जो एक्चुअल कलर होता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो इस कलर पे मत जाना। अभी बस आप क्या करो, लिखने का तरीका देखो।
कहाँ? हम्म, एकदम प्रिंटिंग जैसा लिखा गया है। प्रैक्टिस अभी जितना बताया, यदि उस सबको प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग भी लिख पाओगे। और कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है सर करके। राइटिंग अच्छा ना होना मैटर नहीं करता है वहां पे। मेरा राइटिंग देखो तो और डर जाओगे। ठीक है, राइटिंग मैटर नहीं करता। आपने कितने क्लीन से लिखा है आंसर शीट, वो मैटर करता है। अगर आपका आंसर शीट क्लीन है तो राइटिंग भी वहां पे अच्छा दिख जाता है। देख रहे हो आंसर शीट को, ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो जो चीजें बताया हूं इसमें है कि नहीं है। और ये किसी का नोट्स नहीं है, ये क्या है, उसका आंसर शीट है, जो टेस्ट लिया जाता है उसका आंसर शीट है। नोट्स में तो हम लोग अच्छे से लिख पाते हैं। नोट्स भी दिखाऊंगा आगे, ये आंसर शीट देख लो इसकी। देख लिए? हाँ, बाद में जब आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा तो आराम से और बैठ के देख लेना। ये केमिस्ट्री का था। ये बॉटनी का ही है ना। देखो पैराग्राफ कैसे डिवाइड किया गया है, टॉपिक कैसे लिखे गए हैं, अलग से दिख रहे हैं टॉपिक। देखो ये एक पेज है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब अलग अलग दिख रहे हैं। एग्जामिनर को दिक्कत आएगा क्या पहचानने में? टॉपिक नहीं आएगा। वो आराम से क्या करेगा, देखेगा, समझ जाएगा कि बच्चा ने टॉपिक लिखा है करके, और वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा फिर आगे। और देखो जो आपका शॉर्ट नोट्स आता है ना, उसमें जरूरी रहता है कि सिनॉप्सिस थोड़ा सा बना दो एग्जामिनर की खुशी के लिए, तो उसमें सिनॉप्सिस छोटा सा बना सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंक्लूजन रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं रहता है शॉर्ट नोट्स में। आराम से इसको देखना। ठीक है, हिंदी का थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी में रूपरेखा बनता है ना। हम्म, जैसे एक क्वेश्चन आया 7 नंबर के लिए। आपका आंसर सीट कुछ थोड़ी तरह इसकी तरह ही बना लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत भी अगर बना लोगे ऐसे तो। और ये किसका आंसर सीट है? अभी मेरिट लिस्ट आया है, उसमें जो चौथा पोजीशन में एक लड़की आई है, हिमाद्री चौधरी। देखना मेरिट लिस्ट, उसमें आपको चौथा स्थान में क्या मिलेगा, एक नाम मिलेगा हिमाद्री चौधरी से। ये उसका आंसर सीट है। फायदा हुआ है मतलब उसको लिखने के तरीके से। हाँ, टॉप 5 में आई है वो। क्योंकि उसका भी 2 साल कौन सा रहा है, कोरोना वाला, और 1 साल ही क्या हुआ है, ऑफलाइन हुआ है। तो लिखने का तरीका मैटर किया है कि नहीं? ये उसका आंसर सीट है। हाँ, ये जो है नोट्स का हिस्सा है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, नोट्स है।
देखो साइनॉप्सिस को कोशिश किया कि इसमें इंग्लिश बनाने का। तो देखो जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में कोई भी कंक्लूजन और रेफरेंस लिखता है क्या? नहीं लिखते हैं, वो सीधा कहाँ लिखा जाता है? एग्जाम में। अच्छा, कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है? पूरे आंसर का लिख लेते हो? देखो कंक्लूजन में अगर पूरे आंसर का सार लिखने जाओगे ना तो आपको कंक्लूजन लिखने में ही 10 मिनट लग जाएगा। कोशिश ये करना कि उस आंसर में जो आपको बहुत अच्छा लगा, कि यदि एग्जामिनर इसको पढ़ना भूल गया होगा तो उसको कंक्लूजन में लिख दो, या आपसे कोई चीज छूट गया होगा आंसर लिखने के दौरान तो उसको कंक्लूजन में लिख दो, या कोई मेन टॉपिक है तो उसको कंक्लूजन में लिख दो। वो आपका क्या करेगा? समय बचाएगा। आपको नए वर्ड्स, देखो कंक्लूजन लिखना है हमारे माइंड में रहता है तो नए वर्ड्स लाने पड़ते हैं, और जहां पे नया वर्ड्स आपको लाना पड़ेगा उसमें समय लगेगा, और कंक्लूजन कोई भी नहीं पढ़ेगा उतना ध्यान से। ठीक है, तो क्या करो, या तो जो आपको उस आंसर का बहुत बेहतरीन हिस्सा लगा उसको लिख दो, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस आंसर में तो उसको लिख दो, या कोई पॉइंट लिखना भूल गए हो तो उसको उसमें इंक्लूड करके लिख दो, कंक्लूजन टाइप। देखो जैसे आपका प्रैक्टिस रहेगा, हम लोग क्या करते हैं जब नोट्स बनाते हैं तो ऐसा थोड़ा सा रफली बनाने का कोशिश करते हैं कॉलेज में आने के बाद। स्कूल में तो बहुत बढ़िया बनाते हैं क्योंकि चेक होता है वहाँ पे नोट्स, लेकिन कॉलेज में क्या होता है एकदम रफली हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। और जैसा आपका अभ्यास रहेगा वैसा ही आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। तो आप जैसे नोट्स बनाओगे वैसे ही आपका एग्जाम में भी लिखाएगा। तो कोशिश ये करना कि जो नोट्स भी बना रहे हो वो कैसे बनाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एग्जाम में मेरे को पूछा गया तो ऐसे लिखूंगा करके। इसमें अगर कोई चेक करने वाला बैठेगा तो उसको बस स्कैन करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे देखेगा ना, उसको देखने से समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा ने आंसर लिखा है। पढ़ना पड़ेगा क्या मैम, पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक। लिखने के पैटर्न से ना आपका जो सारा पॉइंट हाईलाइट करेगा, हाँ वैसा आपको जरूर फॉलो करना है। देखो बॉटनी का अगर डायग्राम बना रहे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, क्योंकि पेड़ पत्ती है, टहनी वहनी है, इधर उधर रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर जूलॉजी का डायग्राम बना रहे हो तो एक चीज बनना चाहिए वहां पे, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, इसको देख लिए। तो नोट्स भी बनाते हो तो ऐसे बनाओ कि एग्जाम में जैसा लिखना है वैसा, पॉइंट टू पॉइंट। नहीं, हाँ एग्जाम में अगर टाइम है तो इतना टाइम तो रहता नहीं है कलर करने का, एग्जाम में नहीं करना है कलर आपको, ये नोट्स को बनाने के लिए। क्या होता है जब हम किसी डायग्राम को बनाते हैं नोट्स में और उसको कलर करते हैं ना तो उसकी डिटेलिंग हमें याद होती है अच्छे से, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कर्व है वो हमारे माइंड में क्या होता है, बैठते जाता है। किसी एक डायग्राम को बनाने में हम लोग जितना टाइम लगाएंगे ना उतना हमें मेमोराइज होना होते जाता है। तो यदि आप किसी डायग्राम को बढ़िया कलर करके बना रहे हो तो क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपके माइंड में वो फीड हो रहा है, बैठ रहा है आपके दिमाग में। चलो वापिस आते हैं। हाँ, यहां से अगर देखें तो हम लोग के पास लगभग 45 दिन हैं। ठीक है, 3 दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम काट दिया हूं इसमें, लगभग 48 दिन है, लेकिन उसमें 3 दिन आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसका भी तैयारी करना पड़ेगा आपको। ओके, तो लगभग हम लोग के पास अगर 1 मार्च से परीक्षा शुरू होता है तो कितने दिन हम लोग के पास, 45 दिन है। तो इन 45 दिन में हमें कैसे पढ़ना है कि हम जो है मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर कर पाए अच्छे से। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। पहला कैटेगरी उनका रहेगा जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, साल भर वो लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कॉलेज आए हैं, मस्ती किए हैं, या कॉलेज भी नहीं आए हैं, उनके लिए रहेगा पहला जो है कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। और दूसरे कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो डेली कॉलेज आ रहे हैं, थोड़ा बहुत वो सिलेबस से वाकिफ है कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या क्या प्रीवियस ईयर में आए हैं और थोड़ा बहुत नोट्स बनाए हैं। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो वे बच्चे जो इनएक्टिव थे अभी तक उनको पढ़ना लिखना से कोई सरोकार नहीं था, वो जो आज से स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम का प्रिपरेशन, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। और दूसरा वे कैटेगरी के बच्चे जिनका तैयारी चल रहा था, वो अपने तैयारी को कैसे बूस्ट देंगे कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक, पहले कैटेगरी में देखते हैं जो जीरो टू हीरो बनने वाले हैं। देखो मान के ये चलो आपके पास कितने दिन बचे हैं, आपके पास कितने यूनिट होते हैं पढ़ने के लिए, पूरे सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मिला के कितने होते हैं, 45 होते हैं ना। हाँ 45 ही होते हैं। मतलब एक यूनिट के लिए कितना टाइम है आपके पास, एक दिन। सोचो कितना कम टाइम है। देखो यदि किसी एग्जाम का तैयारी करना है तो सबसे पहले उसका डर बैठा हो आपके माइंड में। जब तक उस एग्जाम का डर नहीं रहेगा ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जब तक डरोगी ना, तब तक एग्जाम एक्टिव मोड में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो दिमाग को बताओ कि देख भैया तू इतना लेट हो चुका है कि एक यूनिट पढ़ने के लिए कितना टाइम है, एक ही दिन का टाइम है। अगर उसको भी वेस्ट कर दिया तो वो अगले एक दिन में फिर 2 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। खुद को ये दिमाग को बताओ एक दिन में कितना पढ़ना है मेरे को, 1 यूनिट। अब ये एक दिन में 1 यूनिट कैसे पढ़े, जनरली 1 यूनिट को पढ़ने में हमको 10 से 15 दिन लगता है, तो एक दिन में 1 यूनिट कैसे पढ़े। अब पूरा पूरा पढ़ पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि आपने साल भर वेस्ट करके बैठा है पहले से, और सोचोगे नहीं मैं पूरा पूरा पढ़ लूंगा सर आप बताओगे तो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने दिन को 2 सेशन में बांटना है। पहला सेशन रहेगा आपका 12 बजे तक का, ठीक है। आप 12 बजे तक क्या करते हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, उस यूनिट में पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला तो उनको खोजो। एग्जाम में जो आपको क्लास में आपको जो टीचर पढ़ाते हैं, उन्होंने किस किस क्वेश्चन को आपको एज ए इम्पोर्टेंट नोट करवाया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है, उनको फाइंड आउट करो। कहाँ से कर सकते हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको आंसर से मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जो रेगुलर आ रहे हैं स्टूडेंट, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव हैं, उनको थोड़ा सा परेशान कराओ, थोड़ा सा उनको दोस्ती दिखाने पे मजबूर करो, वो आपको बताएंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास देखो 12 बजे तक आपको पता चल गया कि देखो ये 5-10 गिने चुने क्वेश्चन हैं जिनको मेरे को क्या करना है, पढ़ना है। ये जो है एग्जाम में इस यूनिट से आ सकते हैं। यदि आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन है तो आप उसको एक दिन में थोड़ा बहुत देख सकते हो। यदि 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग करना, पूरा 20-25 क्वेश्चन लेके मत बैठ जाना, उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग करना कि किन किन क्वेश्चन पे मेरे को अपना किस्मत आजमाना है करके। क्यों किस्मत आजमाने वाली बात आ गई, क्योंकि आपने 1 साल वेस्ट करके बैठा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मेहनत तो करना ही है, थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर में, लक के ऊपर में भी। अब आपने क्या किया, मोटा मोटा 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लेके बैठ गए कि मेरे को इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है करके। अब आपके पास समय है दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक का, लगभग आपके पास 10 घंटे का समय है, ठीक है। बहुत होते हैं 10 घंटे, अगर आप जो है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इंटरफेरेंस के बैठते हैं, फ्री माइंड होकर बैठते हैं, तो 10 घंटा बहुत होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। बुक उठाओगे, उसमें से पॉइंट्स नोट करते जाओगे, साइनॉप्सिस बनाते जाओगे, एग्जाम्पल्स लेते जाओगे, डायग्राम का प्रैक्टिस करते जाओगे, तो 10 क्वेश्चन आराम से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे थोड़े बहुत। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना तो हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि इन क्वेश्चन को मेरे को एग्जाम के दिन पढ़ के जाना है करके। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एग्जाम दिलाने जाओ तो आपको पता तो हो कि मेरे को किन किन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। तो एक दिन में आपका क्या हो गया, 1 यूनिट का क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया। आपके पास लगभग एग्जाम आते आते जो है, अब देखो मान लो किसी दिन बहुत अर्जेंट काम रहता है हम लोग को, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो तो करना पड़ेगा ना। तो वो टाइम कहाँ फिर यूज करोगे, केमिस्ट्री पेपर के दिन, केमिस्ट्री का जो 15 यूनिट होता है उसमें। क्योंकि केमिस्ट्री का आप चाहो तो एक दिन में 2 से 3 यूनिट आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा लेंथी यूनिट होता नहीं है। अगर आपका बेस क्लियर है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का तो 11th 12th से मिलता जुलता रहता है, तो कवर कर सकते हो आराम से। फाइनली का जो सिलेबस होता है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, तो 1-2 यूनिट ऐसे ही कम हो जाते हैं, तो उसमें कवर कर सकते हो। उसमें जो टाइम बचेगा, जिस दिन आपने नहीं पढ़ पाया उस दिन उसको किस में यूटिलाइज करोगे, केमिस्ट्री के 15 दिन में से यूटिलाइज करोगे। अगर एक भी दिन आपका वेस्ट होता है तो फिर फंसोगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ सकता है। अभी से इस चीज को डराओ अपने दिमाग को, जब तक डर नहीं आएगा तैयारी
नहीं होने वाला है। ओके, अब दूसरे जो बच्चे जो पहले से पढ़ के बैठे हैं थोड़ा बहुत, तो पहला काम क्या करो, अपनी कमियां तलाश करो कि कहाँ पर मैंने छोड़ा है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब कॉलेज आते जाते रहते हैं तो प्रैक्टिकल भी करना होता है, प्रैक्टिकल भी लिखना होता है, कॉलेज में जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करना रहता है, तो कुछ एक टॉपिक जो है हमसे छूट जाए रहते हैं और हम लोग तो इस उम्मीद में रहते हैं कि हमने तो नोट्स बनाए हैं करके, लेकिन जब एग्जाम आता है खोल के देखते हैं अरे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, छूट गया करके। तो पहला तो आपने जो नोट्स बनाया है उसको क्या करो, रिवाइज करो। और कैसा रिवाइज करो कि कुछ छूट तो नहीं गया है। ठीक है, छूट गया तो उसको तुरंत से क्या कर लो, इंक्लूड कर लो, क्योंकि आपके पास तो पर्याप्त टाइम है अभी। 45 दिन बोलने से बहुत टाइम होता है यदि कोई पहले से रेगुलर पढ़ते आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन उठाओ और उसका प्रैक्टिस करो लिखने का। जैसे एग्जाम में 35 मिनट लिखना पड़ता है हमको 10 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या अगर उस क्वेश्चन 10 नंबर के लायक है तो उसको आप 35 मिनट में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन ले आओ, क्वेश्चन पेपर ले आओ और अपने आप को क्या करो, एक टाइम टेबल दो कि इस 3 घंटे में मेरे को इस पेपर को सॉल्व करके देखना है। मॉक एग्जाम बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपको हैबिट हो जाएगा 3 घंटे में एग्जाम दिलाने का। क्यों, क्योंकि पहला आपने 3 घंटे वाला एग्जाम कब दिलाया था, 1 साल पहले एनुअल एग्जाम ही दिलाया था ना। उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपने 3 घंटा बैठ के एग्जाम दिलाया है, नहीं हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आपको वो 3 घंटा सही से यूटिलाइज करना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है, तो पहले से आपको 3 घंटा बैठ के 3 घंटा के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास टाइम है, आप लोग कर सकते हो, बहुत टाइम है आप लोग के पास। ओके, और मेन जो चीज जो खासकर जो बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते के साथ, जो पढ़ते लिखते हैं उनके साथ होता है, वो लोग अपने नींद के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, मैं देखा हूं कि बहुत सारे जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते हैं वो या तो एग्जाम के दिन जाग के आते हैं या लेट नाइट तक पढ़ते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने नींद के साथ। वो फिर उनके जो प्रोडक्टिविटी होता है, उनके आंसर लिखने का तरीका होता है, उनका जो वोकेबुलरी होता है, जो शब्दकोश होता है, उस पर प्रभाव डालता है। एग्जाम में ऐसा होता है कि एकदम शून्य हो जाएगा आपका दिमाग, कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया है, पूरा हैंग हो गया है टाइप का। ये किसके कारण होता है, जब आपका दिमाग को तरीके से रेस्ट न मिले तब। तो मान के चलो जितने भी अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आपका तैयारी अच्छे से हुआ है, तो नींद को भी आपको क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। कम से कम बायोलॉजिकल टाइम के अनुसार कहा जाता है कि 7 से 8 घंटा आपका नींद होना चाहिए, तो एक्चुअल में होना चाहिए, और एग्जाम के दिन भी होना चाहिए। कोशिश करो कि उस दिन जल्दी से सो जाओ और जल्दी उठो, क्योंकि मॉर्निंग एग्जाम है। अगर इवनिंग या फिर दोपहर का एग्जाम रहता तो बोलता भी कि जो लेट नाइट पढ़ने वाले बच्चे हैं लेट नाइट तक पढ़ो, सुबह उठ के एग्जाम दिलाने जाओ, लेकिन आपके पास वही ऑप्शन है ही नहीं कि आप लोग लेट नाइट पढ़ो और देर से उठ के एग्जाम दिलाने जाओ। आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस करो अपने आप को। रात के रट्टू तोता बनाने, सॉरी, रात को जगने वाला उल्लू बनाने से बढ़िया दिन में रटने वाला तोता बना लो। ठीक है, दो कैटेगरी में तो आना ही पड़ेगा ना, या तो उल्लू या फिर तोता बनना पड़ेगा। तो आपके पास तो उल्लू बनने का ऑप्शन है ही नहीं, तोता बनने का ही ऑप्शन है, तो तोता ही बनो अभी। रात को जग के कोशिश मत करो पढ़ने का, ठीक है। हाँ, इतना जानने के बाद, सुनने के बाद, अब आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया है। आधा इंग्लिश लिख रहे हो तो हाँ, एग्जाम जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है अगर आप मिक्स करके लिख रहे हो, कोई दिक्कत बात नहीं उसमें। कोशिश आप लोग साइंस के स्टूडेंट ये हो, कोशिश ये करना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना इंग्लिश आप लोग इंक्लूड कर पाओ उतना करना। भागना मत उससे, डरना मत उससे। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं कोई बात नहीं, साइंस वालों को स्पेलिंग से मतलब नहीं रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा, एकदम वो स्पेलिंग के पीछे नहीं पड़े रहते हैं, उनको चाहिए आंसर। और बताइए बताइए।
हाँ, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर? हाँ ठीक, देखो अब यदि आप किसी, हाँ बैठ जाओ, किसी अच्छे संस्थान से एमएससी कर रहे हैं तो आपको खाने का टाइम नहीं देंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दूर की बात है फिर। ठीक है, सोच भी नहीं सकते। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां से एमएससी कर रहे हो और सोचोगे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर पाऊंगा करके, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि खाने का टाइम मिल जाए बहुत है, 2 टाइम 3 टाइम खा लो बहुत है। हाँ, यदि आपको ऐसा है कि मेरे को एमएससी एज ए डिग्री चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करने हैं, तो आप कहाँ करो, जो लोकल एरिया में कॉलेज रहते हैं उनको चूज करो, क्योंकि वहां पे जो है आपको पर्याप्त टाइम मिल पाएगा। और आपका उद्देश्य क्या रहेगा कि केवल मेरे को क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, टैग चाहिए केवल एमएससी का, नॉलेज से मेरे को उतना मतलब नहीं है, मेरे पास एमएससी का डिग्री भी आ गया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी हो गया। तो यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना ही है तो आप कहाँ से एमएससी करो, किसी लोकल एरिया के कॉलेज। सॉल्व हुआ आपका क्वेरी? हाँ, और बताओ। और एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो जैसे? हाँ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट होगा, इसका चांस बहुत कम होता है। प्रीवियस मतलब नेक्स्ट, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसकी बात हो रहा है, ठीक है, उसका क्वेश्चन एग्जाम में आए, इसके चांस क्या होते हैं, बहुत कम, 0.1% भी है तो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम क्या होते हैं, उसके पूछे जाने के चांसेस होते हैं। फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, क्यों क्यों? हाँ, एक तो पैटर्न का आइडिया हो रहा है, दूसरा वो टॉपिक बता रहा है कि देखो भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इस टॉपिक से भी इस साल क्वेश्चन आ सकता है करके आपको टॉपिक पता चलेगा उससे, इस टॉपिक को मेरे को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है, यूजफुल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना उसको, वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा वो आपको। सॉल्व हुआ आपका क्वेरी? और बताओ। देखो स्कूल में क्या होता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा आंसर लिखते हैं ना, नंबर मिल जाता है। देखो केमिस्ट्री में हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हाँ केमिस्ट्री में देखो, स्कूल लाइफ में क्या होता है, जो पूछा उसी को लिख के आ गए हम लोग, लेकिन जब आप कॉलेज में रहते हैं तो मान लो कोई आपको टॉपिक पूछा, तो पहले आपको उसको थ्योरी भी बताना है। ठीक है, यदि उसका कोई कारण है या व्याख्या है कि वो थ्योरी किस व्याख्या पे आधारित है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उस रीजन को भी बताना है। यदि उस क्वेश्चन पे कोई एग्जाम्पल देते बन रहा है तो एग्जाम्पल भी देना है। ऐसा नहीं कि आपको पूछ दिया हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत क्या है समझाइए करके, आपने लिख के आ गया, जो उसका स्टेटमेंट है उसको उसी को लिख के आ गया, उसके पीछे आपको उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है करके, क्यों हम लोग दोनों चीज एक साथ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं करके, फिर उसमें आपको एग्जाम्पल भी देना है, माइक्रोस्कोपिक का कर पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक का नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं करके, तभी आपको जो है वहां पे पूरा नंबर मिलेगा। सिर्फ एक लाइन में आपके लिख के आ जाओगे निश्चितता सिद्धांत पूछा है। डरो मत, पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लोगे तो ठीक रहेगा, बाद में डाउट रहेगा तो डाउट डाउट ही रह जाएगा।
डायग्राम नहीं है, सीधे हमें थोड़ा समझाना है कि इसको सॉल्व करके कैसे करना है और पूरा आंसर भी हमारा आ जाए। हाँ ठीक, समझ गया बेटा। देखो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में क्या होता है, डायग्राम होता है, तो डायग्राम बना बना के ही हम लोग क्या करते हैं, पेज भर देते हैं। ठीक है, टाइम भी हमारा यूटिलाइज हो जाता है और हम लोग का पेज भी भर जाता है। लेकिन जैसे ही फाइनल में आते हैं, डायग्राम तो उतने ज़्यादा मिलते नहीं है। अब आपके पास क्या है, एक ही ऑप्शन है कि आपको पेज भरना है तो लिखना तो पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिखने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। पहले जो डायग्राम बनाने में टाइम देते थे, ठीक है, उसी को आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है किसमें, लिखने में। पहले यदि आपको लिखने में 7 मिनट लगता था एक पेज, तो आपको कितना मिनट में लिखना पड़ेगा, 5 मिनट में। आपको लिखने का स्पीड ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी आंसर को पूरा नहीं लिखोगे, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपका नंबर भी क्या होगा, उसमें कम होगा। ठीक है, और पूरा लिखना है तो आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, और टाइम मैनेज करना है मतलब आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उस जो इमेज की जगह है, उस चित्र की जगह जो है, आपको आंसर लिखना है, ये मान के चलो उतना पेज में, वो आपको टाइम खुद से क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा लिखने का। ठीक है, हाँ मुझे फिर में तो मुझे ना शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों अच्छे से पता है, तो कौन सा लिखना ज़्यादा बेटर है? हाँ, बैठ जाओ। शॉर्ट नोट्स और उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसमें अगर दोनों पता है हमको, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसको बनाए उसमें, देखो यदि आप शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। 2 तरीके, 2 अलग अलग माइंड आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करते हो, तो आपको एक ही क्वेश्चन को पकड़ के जो है आधा घंटा लिखने का टाइम रहेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि मेरे को दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है करके। आप पूरा फोकस किस में रखोगे, उसी क्वेश्चन पे फोकस रखोगे, उसी क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाओगे। और दूसरा चीज देखो, यहाँ पे क्या मैटर किया, आपका टाइमिंग। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स लिखने में हमें 2 बार सोचना पड़ेगा, तो 2 बार हमें सोचने के लिए समय व्यर्थ करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा ही 3-4 पेज में खत्म होने वाला रहता है। अब उसको आप लिखने के चक्कर में रहोगे, 3-4 पेज लिख के खत्म कर दोगे, तो पूरा नंबर तो मिलेगा नहीं। एक साइकोलॉजी तो सेट है, अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो पेज तो भरना पड़ेगा करके। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन लेंदी है तो उसको अटेम्प्ट करो। यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्ट में है, तो 2 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करो उस केस में। ठीक है, हम्म हम्म शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करो उससे उस केस में, क्योंकि उसमें क्या है, आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो आपको दोनों नंबर मिल जाएगा। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा ही आ रहा है, तो उसमें थोड़ा ही नंबर मिलेगा। ठीक है, उस केस में क्या करो, शॉर्ट नोट, पेज भरेगा उससे थोड़ा सा। और किसी को कोई डाउट नहीं है, तो इसके बाद फिर आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा है ना, तो सब लोग अपना मोबाइल लेकर आए हैं, और जैसे कि इतने स्टूडेंट हैं और आपने बताया हाँ हाँ, समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया। देखो बीएससी में जो गोल्ड मेडल मिलता है, वो मेरिट लिस्ट में जो टॉप करता है उसको मिलेगा, सिर्फ किसी को, एक जने को मिलेगा। ठीक है, और तीनों ईयर मिला के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर मिला के, 11th 10th और 12th में क्या होता है कि सिर्फ आपका एक ईयर ही होता है, उसी के बेस में आपका टॉप 10 लिस्ट निकलता है। तो आप एक साल फोकस करो, बढ़िया से पढ़ो, हो जाता है। लेकिन जब बात आती है 3 साल की मेहनत पे, जब आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, आपको पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, तब आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने क्लास में कंपटीशन नहीं करना है। यदि आप अपने क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो खुश नहीं रहना है कि अरे मैं तो सबसे बढ़िया ज़्यादा जानता हूँ करके। आपको कंपटीशन किससे करना है,
यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने और एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके बच्चों से कंपटीशन करना कि वहाँ के बच्चे कितना कितना नंबर लाए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में उनका कितना कितना स्कोर गया है, क्या मेरा उतना स्कोर गया है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा फिर। और यदि नहीं गया है तो उनका जो पढ़ने का मेथड है थोड़ा सा वो डिस्कस करना पड़ेगा। आपके पढ़ने के मेथड में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइजेशन लाना पड़ेगा आपको। आपको अपने क्लास में सीमित नहीं रहना है। क्या होता है, एक कोटेशन बोला जाता है, यदि आप अपने ग्रुप के सबसे होशियार हो, सबसे ब्राइट हो, सबसे इंटेलिजेंट हो, तो आप गलत ग्रुप में हो। आप उस ग्रुप में आप और डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उस ग्रुप को छोड़ दो, दूसरे ग्रुप के साथ क्या करो, कंपटीशन करो फिर, तब आप जो है अपने आप को अब स्केल कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे आया बीएससी करने के लिए, ठीक है, तब मेरा मोटिव क्या था कि मैं साइंस कॉलेज जाता, साइंस कॉलेज में पढ़ता करके, लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे थे, परिस्थिति कुछ ऐसा था कि नहीं जा पाया। तो वही था कि मेरे को बसना में ही पढ़ना है करके। यदि मैं ऐसा सोचता कि मेरे को बसना में ही जो बच्चे हैं उन्हीं से कॉम्पीट करके पढ़ना है करके, तो शायद ही उतना हो पाता। मेरा क्या रहता था कि मेरे जितने 4-5 दोस्त थे, कोई साइंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन होता रहता था कि उन्होंने क्या क्या बुक पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ा, तो मैं उनके लेवल का क्या होता था, पढ़ पाता था। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जितने बड़े कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पढ़ाई बहुत कम होता है। ठीक है, जितने बड़े कॉलेज होते हैं ना, बोलते हैं ना नाम बड़ा दर्शन छोटा, उनके साथ बिल्कुल वैसा होता है। और यदि आप सोचते हो कि साइंस कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल बढ़िया होगा, बढ़िया कंपटीशन होगा वहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जितने लोकल कॉलेज से बीएससी करेंगे, वहाँ पे आपको उतने अच्छे टीचर मिल पाते हैं। और जो लोकल कॉलेज के टीचर रहते हैं, लोकल एरिया कॉलेज के जो टीचर रहते हैं, वो अपना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएँ करके। तो उसका भी बेनिफिट उठाओ कि आप ये मान के चलो कि आप अच्छे जगह से पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप लोकल जगह से पढ़ रहे हो। आपको जो सामने में पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो बड़े कॉलेज में होते हैं उनसे, उनकी अपेक्षा। ये भी आपके पास क्या है, एक प्लस पॉइंट। तो सारे डॉट को कनेक्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखो, 99% हमारा मेहनत होता है, 1% क्या होता है, किस्मत भी होता है। मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो हताश नहीं होना। आपको ये खुश होना है कि मैंने उस लेवल का मेहनत किया है। इसका आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा, जब आप किसी जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे, उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेडल वेडल तो सब रखे रह जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, 2-4 साल बाद लोग भूल भी जाएंगे। ओवरऑल जो आपका काम आएगा, क्या आप कौन से पोस्ट में हो, क्या कर रहे हो, यही पूछा जाएगा। मेडल वेडल कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है।